हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे और परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी कड़ी में मैं आज के वीडियो में आप लोग के लिए बात करने वाले हूँ इतिहास के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि है प्राचीन काल में प्राचीन काल की राज्य की संरचना का वर्णन कीजिए। यानी कि प्राचीन समय में राज्य होते कैसे थे, राज्य में क्या राजा का शासन होता था, क्या लोकतांत्रिक शासन होते थे, क्या नेता शासन होते थे, क्या लोग राज्य में खुशहाल ज़िंदगी जीते थे। तो ये सारे बातें जो मैं इस वीडियो में आप लोग को क्लियरली समझाना चाहता हूँ और पूरी तरह से आप लोग को बताना चाहता हूँ। ठीक है, उम्मीद और सारी चीज़ आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा, इसलिए ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा। तो चलिए आगे समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। तो क्या है, देखिए, प्राचीन भारत में राज्यों को मोटे तौर पर राजशाही, गणतंत्र और कुलीन तंत्र में वर्गीकृत किया गया था। यानी कि प्राचीन समय में तो तीन तरीका से अगर राज्यों को बांटा गया है। ये राजशाही भी कर सकते हैं, गणतंत्र भी था, कुलीन तंत्र भी था एक समय में। यानी कि अलग अलग समय में अलग अलग तरीके के राज्य देखने को मिले थे। ठीक है, प्राचीन भारत में राजशाही सबसे प्रचलित प्रकार का राज्य था। अगर इन तीनों में अगर सबसे ज़्यादा अगर प्रचलित रहा है तो राजशाही, यानी कि राजा का शासन। राजा शासन करते थे, उसके बीच में प्रजा होती थी। राजा लोग प्रजा के भलाई के लिए या फिर काम करते थे, या फिर जैसा भी काम करते थे, राजा और प्रजा होते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में राज्यों के प्रकारों का उल्लेख वैदिक साहित्य में अस्पष्ट रूप से किया गया है। यानी कि जो राज्यों का जो उल्लेख है, तो वैदिक साहित्य में उसका उल्लेख पूरा क्लियरली नहीं किया गया। यह देखा गया है कि राजशाही एक प्रकार का राज्य था जो अत्यधिक प्रचलित था। खाली सिर्फ यही देखा गया है कि राजशाही राज्य होता था जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित, यानी उसका नाम ज़्यादा हर जगह देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से हम उसे कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है, तो संघ या गणतांत्रिक राज्य का कुछ ही उल्लेख मिलता है। गणतांत्रिक राज्य यानी संघ राज्य का उल्लेख बहुत कम या कुछ ही जगह में मिला है। ठीक है, तो प्रारंभ में राज्य की प्रकृति आदिवासी थी। आदिवासी नाम से आप लोग को एक कुछ उम्मीद में आ रहा होगा कि यानी आदिवासी उन्हें कहा जाता है जो अत्यंत पिछड़े होते हैं, जो प्रकृति से जुड़े हुए ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में देखिए क्या लिखा, विषपति और जनपति के संदर्भ के अलावा अक्सर यदु, पुरु, अनु, तुर्वस जैसे विशिष्ट जनजातियों का उल्लेख मिलता है। यानी कि प्राचीन इतिहास में अलग अलग टाइप की जनजातियां भी मिलते हैं, जिसका नाम मैंने अभी बता दिया, युदु, पुरु, अनु, तुर्वस। इन जातियों का उल्लेख प्राचीन इतिहासों में मिलता है, जो कि प्रजा में होते थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्षेत्र राज्य की धारणा धीरे धीरे विकसित हो रही थी। उत्तर वैदिक काल का बात कर रहा हूँ, यानी कि क्षेत्र राज्य की धारणा धीरे धीरे विकसित हो रही थी, और अथर्ववेद में इसका स्पष्ट उल्लेख भी किया गया है। तो चार वेद में जो अथर्ववेद है, उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया कि उत्तर वैदिक काल में राज्य होते थे और उनका धीरे धीरे विकास हो रहा था। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य में सम्राटों का उल्लेख समुद्र से घिरे हुए संपूर्ण पृथ्वी पर शासकों के रूप में किया गया है। तो वही ब्राह्मण साहित्य में क्या लिखा हुआ रहता है कि बोलता है कि एक कोई भी राज्य होता था, वो क्या था, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होता था, और उस जगह में कोई राजा शासन करते थे। ठीक है, इसलिए प्रादेशिक राज्य की धारणा इस समय लगभग 1000 ईस्वी के समय पूरी तरह से स्थापित हो गई थी। यानी राज्य की अवधारणा जो है 1000 ईस्वी के आसपास में स्थापित हो गया था कि कोई राज्य होता भी था। ठीक है, आगे देखते हैं कि वैदिक काल में राजतंत्र राज्य का सामान्य रूप था। वैदिक काल में राजतंत्र राज्य का सामान्य रूप था। इस टाइप का राजतांत्रिक शासन उस समय देखने को मिलते थे। इसके अलावा ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख है कि देश के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार के राज्य फले फूले। ठीक है, अलग अलग इसमें उल्लेख क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण में क्या है लिखा हुआ है कि देश के अलग अलग जगहों में अलग अलग राज्य उभरे। ठीक है, जैसे कुछ राज्यों का नाम दिया है, राज्य, भोज, वैराज्य और साम्राज्य। बाद के इतिहास में कई राजाओं का उल्लेख किया गया है जो अलग अलग स्तर की स्वायत्तता का आनंद ले रहे थे। ठीक है, फिर बाद कभी जो साहित्य आया उसमें अलग अलग राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है जो अलग अलग जगह में शासन करते थे। ठीक है, एक सम्राट के सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। वैदिक काल में अधिकांश राज्य छोटे छोटे होते थे।
तो उस समय वैदिक काल का बात कर रहा, जो राज्य जनरली होते क्या थे, छोटे छोटे होते थे, ज़्यादा आबादी उसमें होती नहीं थी। ठीक है, संभवतः सम्राट का प्रभुत्व सामान्य राजा से अधिक बड़ा नहीं होता था। जो सम्राट का जो प्रभुत्व होता ना था, उनका दबदबा बहुत ज़्यादा होता नहीं था उस समय। उसके बाद आते हैं, संभवत राज्य शब्द एक छोटे लेकिन स्वतंत्र राज्य को दर्शाता है। यानी कि अगर उस समय अगर बोला जाए तो राज्य कहा जाता था एक छोटे से जगह में कोई राजा शासन करता था, वो एक राज कहलाता, छोटे से जगह को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि वैराज्य का अर्थ है एक गणतंत्र या ऐसा राज्य जिसका कोई राजा ना हो। यानी कि वैराज्य भी कोई जगह होता था जहाँ कोई राजा नहीं होता था, यानी कि स्वतंत्र छोटा सा जगह होता था, जो सारे आदमी स्वतंत्र होते थे, अपने मर्जी का काम करते थे। यानी राजा वहाँ पर नहीं होते थे, आदमी सब आज़ाद होते थे, अपना काम से काम रखते थे। उसके आगे लिखते हैं कि प्राचीन भारत में ऐसे राज्य प्रचलित थे जहाँ मुख्य कार्यकारी सत्ता 2 शासकों में निहित थी। अब आप लोगों ने कब सुना है कि एक राज्य के एक राजा होते थे, लेकिन क्या आप लोगों ने ये सुना है कि एक राज्य के 2 राजा हैं? तो हाँ, सही सुना है, क्योंकि पुराने समय में कुछ राज्य ऐसे भी थे जहाँ एक राज्य में 2 राजा होते थे। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पे कि सिंध में ऐसा राज्य अस्तित्व में था। यहाँ सिंध का बात कर रहा था, सिंध में एक राज्य था जहाँ पर एक राज्य में 2 राजा थे। तो जहाँ प्रभु तो अलग अलग घरों के 2 अलग अलग राजाओं में निहित था। यानी कि ये कह सकते हैं कि एक राज्य में अलग अलग घर में अलग अलग राजा का दबदबा रहता था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार आगे हमने कहाँ तक कर लिया, तो हमने यहाँ तक आप लोग को बता दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस प्रकार की अवस्था का उल्लेख अर्थशास्त्र में भी किया गया है। ये 2 राजा वाला बात है, इस प्रकार उल्लेख अर्थशास्त्र में भी मिलता है। हालांकि 2 राजा सामंजस्य बनाकर शासन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनमें से प्रत्येक के पास एक ही राज्य पर असीमित शक्ति है। अभी जैसे एक राज्य में 2 राजा है, तो राजा तो अपने अपने घर के आसपास के जगहों में शासन करते थे। यानी कि बहुत ऐसा मत नहीं समझ सकते कि 2 राजा है तो बहुत ज़्यादा मेल जोल है, ऐसा भी नहीं था, मेल जोल बहुत ज़्यादा होता नहीं था। ठीक है, तो ऐसा ऐसा राज्य अक्सर प्रत्येक शासक की शक्ति का समर्थन करने वाला गुटों और पार्टियों द्वारा विभाजित थी। यार एक राज्य में अगर 2 राजा है तो एक राज्य के अंदर बहुत सारे आदमी होते थे जो एक तरीके से गुट बना कर रहते थे। दूसरे राजा का भी एक गुट होता था, जो वो गुट जो होते उसके जो आदमी होते अपने अपने राजा का समर्थन करते थे। तो कलह से बचने के लिए अक्सर द्विराज्य राज्य के भाई या चचेरे शासक राज्य को उनके बीच विभाजित कर देते थे। तो इसलिए 2 राजा को बीच कलश अगर हो जाए, लड़ाई ना हो जाए, इसलिए उस राज्य को भी अलग अलग, यानी कि अलग अलग हिस्सों में बांट देते थे और अलग अलग हिस्सों के लिए अपना अपना राजा बना देते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। विभाजित कर देते थे, जैसा कि द्वैराज्य साम्राज्य में किया गया। यानी कि द्वैराज्य यानी कि 2 राज्य है तो 2 को अलग अलग राजा होंगे। ठीक है, इसका निर्माण विदर्भ में शुंगों द्वारा किया गया था। हालांकि राज्य विभाजित था, दोनों शासक सभी महत्वपूर्ण मामलों पर संयुक्त परामर्श करते थे। यानी कि अब जैसे हमने 2 राजा का बात किया, तो कोई अगर महत्वपूर्ण मामला होता था तो दोनों राजा बीच बैठकर विचार विमर्श कर बड़े जो फैसले होते थे वो बड़े फैसले लेते थे। जब 2 राजा सौहार्दपूर्ण ढंग से शासन करते थे तो उस राज्य को 2 राजा वाला राज्य कहा जाता था। ठीक है, तो यही मैंने बताया कि कोई कोई राज्य ऐसा भी होता था जहाँ 2 राजा होते थे तो मिलजुल के रहते थे। तो कहीं ऐसा भी होता था कि 2 राजा शासन करते तो दोनों राजा मिलजुल के नहीं रहते, बहुत मेल जोल नहीं होता था। ठीक है, जब वे विपरीत दिशा में खींच रहे थे तब उन्हें आत्मसंघर्ष राज्य या विरुद्ध राज्य कहा जाता था। यानी कि कभी कभी होता है कि एक राज्य के 2 राजा होते तो दोनों राजाओं में कलह हो जाता था, लड़ाई हो जाता था। तो राज्य में परिवार किस तरह के होते हैं, तो परिवार का परिभाषा इस टाइप से है, देखते हैं। देखिए, वैदिक यज्ञ, अनुष्ठान, संस्कार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, यौन संबंध, कुल, गोत्र एवं वंश परंपरा आदि का आधार ही परिवार है। यानी कि परिवार में क्या होता है, तो परिवार में वैदिक यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, संस्कार होता है, वर्ण व्यवस्था, यानी कि ये सारे जो उल्लेख हैं वो सारे गुण परिवार में ही मिलते हैं। भारतीय इतिहास में परिवार को समाज की सबसे छोटी इकाई माना गया। ये बात तो हमें लगभग हर आदमी को पता है। और
भारतीय संस्कृति में माना ही जाता है कि यानी कि समाज का अगर सबसे छोटा इकाई माना जाता है तो वो होता है परिवार। भारतीय समाज में परिवार रहित व्यक्ति सही से जीवन यापन नहीं कर पाता। यानी कि जिस व्यक्ति का परिवार नहीं होता है अपना, तो वह एक तरीक़ा से उसके ज़िंदगी में अधूरापन होता है, यानी कि सही से ज़िंदगी जी नहीं पाता। भारत में परिवार से आशय संयुक्त परिवार से है। यानी कि भारत में प्राचीन समय में जो परिवार होते थे तो वो संयुक्त परिवार होते थे। ठीक है। अलग अलग विद्वानों अपने परिवार की परिभाषा अलग अलग तरीक़ा से दी है। ठीक है। तो अलग अलग विद्वान भी आए, तो जो परिवार का डिफिनेशन भी अलग अलग दिए थे। प्रसिद्ध विद्वान मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त और निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित ऐसा समूह है जो बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करता है। यानी कि ये मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं, परिवार क्या होता है, यौन संबंधों से जुड़ा होता है, जिसका मकसद क्या होता है, जो बच्चे होने पर उनका देखभाल करना और उनका पालन पोषण करना। तो यही होता है परिवार। तो परिवार एक छत के नीचे रहते हैं जिनमें रक्त संबंध होता है और एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। यानी कि ये सारे जो चीज़ होते हैं वो एक परिवार के गुण होते हैं। ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया है इस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है। और समझ में आ गया है तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिएगा हमारे वीडियो।